हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपली ऑन यूपीएससी चैनल। आज हम पढ़ेंगे द इंडियन एक्सप्रेस। डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। पहला आर्टिकल देखिए, ये है कि अपने जो एनएसए है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल जी, वो पुतिन से मिले अबाउट द स्ट्रेटेजिक बायलैटरल टाइज बिटवीन इंडिया एंड रशिया। तो इंडिया रशिया रिलेशन में एक अपडेट आपको समझना है कि पिछले कुछ टाइम में एनएसए से काफी सारा मीटिंग किया है रशिया ने, रशिया के हेड ने। और स्पेशली दो कंसर्न में, पहला कंसल्टेशन ऑफ अफगानिस्तान में, फिर दूसरा इंडिया रशिया का स्ट्रेटेजिक रिलेशन में। तो आपको ये दोनों पता होना चाहिए, दो पॉइंट, इंडिया रशिया स्ट्रेटेजिक रिलेशन और ये अफगानिस्तान कंसल्टेशन में इंडिया और रशिया जो है टुगेदर वर्क कर रहा है। इतना ही बस पता होगा तो आपको इस आर्टिकल का पर्पस खत्म हो गया, आपको यूज करने में काम आएगा। दिस इज इट। ये आर्ट इंटरनेशनल रिलेशन का आर्टिकल है। इस आर्टिकल से सिंपली क्वेश्चन बनेगा नहीं, ऐसे छोटे छोटे फॉरवर्ड पॉइंट्स में इंटरनेशनल रिलेशन का आंसर बनता है। फिर दूसरा बात, ये नॉर्थ स्ट्रीम आपको पता होगा, रशिया से जर्मनी तक जाने वाला गैस पाइपलाइन है। नॉर्थ स्ट्रीम 1, नॉर्थ स्ट्रीम 2, टोटल जो है 4 पाइपलाइंस है। उसमें ऐसा बोला जाता है सिर्फ लास्ट ईयर जो नॉर्थ पाइपलाइन में लीकेज हुआ था, ऐसा कोई डेलिबरेट बॉम्बिंग किया गया था, ऐसा इंडिकेशंस है कि व्हाइट हाउस की तरफ से या वेस्ट की तरफ से, यूएस की तरफ से ये काम हुआ है। इसके ऊपर स्पेकुलेशन चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है। मुद्दा ये है कि वेस्ट वेस्ट का इंटरेस्ट जो है, अगर ऐसा होता है तो वेस्ट का इंटरेस्ट कहीं ना कहीं मिलता है, इसीलिए मीन मोटिव के हिसाब से उन पे एलिगेशंस जाता है। अपने को सब जियोपॉलिटिकल बात को ये रटना नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने को ये समझना है कि नॉर्थ स्ट्रीम 1 और 2 क्या है, उनका सिग्निफिकेंस क्या है ऑयल एंड नेचुरल गैस वाले सेक्टर में। और रशिया से वेस्टर्न यूरोप को ये एनर्जी जाता है, 40% ऑफ एनर्जी यूरोप को जाता था, अभी हॉल्ट हो गया वेस्टर्न यूरोप को। तो ये सिग्निफिकेंस है नॉर्थ स्ट्रीम का। व्हाट इज नॉर्थ स्ट्रीम, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नॉर्थ स्ट्रीम, हाउ इट अफेक्ट्स द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इन रशिया एंड वेस्टर्न यूरोप। इतना सा बात आपको समझना है, ठीक है। उस हिसाब से इस आर्टिकल को पढ़िएगा। कुछ कुछ कैरी फॉरवर्ड पार्ट भी है जो मैंने हाईलाइट कर दिया है, नेक्स्ट पेज में आप रीड कर सकते हो। फिर तीसरा मेन एस्पेक्ट है गगनयान मिशन। गगनयान मिशन जो है वो इसरो का फ्लैगशिप मिशन है, जिसमें ह्यूमन इंडिया का मेडन मैन्ड स्पेस मिशन है, माने कि इंसान इंसान को ले आने वाला इसरो का पहला मिशन है इंडिया का, जो इसका इसका इसरो और नेवी मिलके ट्रायल स्टार्ट कर दिया है। क्यों? क्रू मॉड्यूल रिकवरी होगा, मतलब कि अब जैसे स्पेसशिप जाएगा, फिर जब रिटर्न भी आएगा, री एंटर करेगा, तो उसके बाद उसके अंदर जो क्रू होंगे उसको रिकवरी करने का मेथड होगा, एसओपी होगा, वो डिजाइन करना, वो प्लान करना, उस पर काम कर रहा है नेविगेशन। ठीक है, ये डिटेल एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं, एग्जाम में से कभी नहीं पूछेगा। एग्जाम में गगनयान मिशन के बारे में पूछेगा, इसके डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पूछेगा, और इसमें क्या चैलेंजेस है वो पूछ सकता है। ठीक है, ये 3 एस्पेक्ट पूछ सकता है, इसका आपको अवेयरनेस होना चाहिए। फिर सेकंड बात ये है, जो लिखा हुआ है मैन मिशन कैपेबिलिटी, अ सक्सेसफुल गगनयान मिशन which takes Indian astronauts to low Earth orbit and back will make India fourth country to have human spaceflight capability after US, Russia and China. Following this, India plans a sustained human spaceflight program along with space station. ये गगनयान मिशन का कोर ऑब्जेक्टिव और उसका कोर रिजल्ट है, ये आपको पढ़ना पता होना चाहिए। इस कंटेक्स्ट में मैंने आर्टिकल इंपॉर्टेंट मार्क किया रीड करने के लिए। देखिए, कभी कभी होता है कि बहुत सारे आर्टिकल में डिटेल इंपॉर्टेंट नहीं होते, पर उनके बारे में छोटा छोटा जानना जरूरी होता है। आज के फर्स्ट पेज में ये सब आर्टिकल थे, तो आपको ये जानना जरूरी है। फिर नेक्स्ट पेज में कैरी फॉरवर्ड आर्टिकल है दो, एक गगनयान के ऊपर, एक नॉर्थ स्ट्रीम के ऊपर, वो आपको रीड करना है। फिर तीसरा एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है मॉइस्ट इफेक्ट, मॉइस्ट और सिक्योरिटी फोर्सेस के फाइट के बीच में कैसे आम आदमी मर जाता है, उसका एग्जाम्पल है। आप इसको एज एन एग्जाम्पल यूज करेंगे इंटरनल सिक्योरिटी में, कि मॉइज्म और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कैसे कॉमन आदमी सफर करता है, उसमें आप एग्जांपल डाल सकते हो। रिसेंटली विलेजर वाज किल्ड इन अ क्रॉस फायर ड्यूरिंग एनकाउंटर विद माओइस्ट इन छत्तीसगढ़ बीजापुर। इतना आप लिख दोगे और काम खत्म। इसी एग्जांपल के लिए आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने के लिए, और कोई इसका रिलेवेंस नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अब एक्सप्लेन पेज में देखिए, इसरो का जो मिनी व्हीकल है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, एसएसएलवी जिसको बोलते हैं, इसको डेवलपमेंट फ्लाइट वही बोला जा रहा है। इसके अंदर इसको 2 डेवलपमेंट फ्लाइट अगर कंप्लीट होता है, तो उसके बाद इस व्हीकल को ऑपरेशनल अनाउंस किया जाता है। ठीक है, कोई भी लॉन्च व्हीकल को। उस कंटेक्स्ट में सेकंड डेवलपमेंट फ्लाइट है, फर्स्ट वाला इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ था। तो उसमें क्या है, अभी इसरो क्या टारगेट कर रहा है, इस स्पेस फ्लाइट से इसरो टारगेट कर रहा है कि जो स्मॉल मार्केट है, कि अगर कोई कंपनी चाहती है सैटेलाइट लॉन्च करना, तो विद इन द वीक उसको लॉन्च व्हीकल हम दे सके कि आप लॉन्च कीजिए। ये फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए इसरो इस इनिशिएटिव पे इतना एफर्ट डाल रही है, बिकॉज इट इज अ लॉन्च व्हीकल के अंदर सेगमेंटेड अच्छा मार्केट है, जिसका पॉसिबिलिटी आने वाले समय में बढ़ सकता है। अभी इसरो अपने संग JNS-1 और आजादी सैट 2, ये 2 सैटेलाइट एक कॉमर्शियल सैटेलाइट है जिनको स्पेस में ले जा रही है। इसके बारे में अपडेट दिया गया है। इन दोनों के बारे में भी थोड़ा डिटेल में मैंने हाईलाइट कर दिया कि कौन कौन सा पार्ट रिलेवेंट है। जैसे आजादी सैट जो है 750 गर्ल्स मिलकर बनाई है फ्रॉम अक्रॉस द इंडिया। ये सिमिलर सैटेलाइट है स्पेस किड्स इंडिया ने बनाया था, टू इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट स्पेस इन जनरल,
और इसके अंदर कुछ टेक्नोलॉजी ऐसे डाले गए हैं, एक्सपेंडेबल्स टेक्नोलॉजी भी है, जो सनलाइट को यूज करके स्मॉल सैटेलाइट्स का टाइम स्पेस में इनहेंस कर देंगी, जो कि इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको एक्सप्लोर करने के लिए भी कंट्रीज काम कर रही है। उसके बाद कुछ G20 का लोगो भी लेके जाएगी स्पेस में, एनसीसी सॉन्ग भी गाया जाएगा टू सेलिब्रेट 75 ईयर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये सब कुछ कुछ बातें हैं जो इस ऑपरेशन से जुड़ी हुई हैं। फिर जेनस वन जो है यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड एंटेलिस कंपनी है, इसका इंडियन पार्टनर है एक्सडी लिंक्स एंड अनंत टेक्नोलॉजीज। इनके संग कोलैबोरेशन में एक सैटेलाइट लॉन्च किया जा रहा है। इसके अंदर पेलोड जो है लीगो ब्लॉक्स के तरह अटैच हो सकता है। एक सैटेलाइट बस लोग बना रहे हैं जिसके अंदर डिफरेंट पर्पस का सैटेलाइट लोग अटैच कर सकते हैं, पेलोड्स अटैच कर सकते हैं, ताकि मल्टीपल एप्लीकेशन उसका यूज हो सके सैटेलाइट का। अर्थ ऑब्जर्वेशन, सिग्नल मॉनिटरिंग और कई सारे ऑब्जेक्टिव पूरा कर सकेगा सैटेलाइट बस। ये इस जेनस वन इस टेक्नोलॉजी को स्पेस में लेके जा रहा है। इसमें कुछ पेलोड्स, अभी 5 पेलोड्स हैं, जो दो सिंगापुर से, केनिया से है, एक ऑस्ट्रेलिया से, एक इंडोनेशिया से है, जिसको 10 महीने से कम समय बनाया गया, जो कि आधा टाइम है एक्चुअल में ऐसे सैटेलाइट को बनाने में जो समय लगता है उसके मुकाबले। तो ये भी एक अचीवमेंट है। देखिए 2 टेक्नोलॉजी में जो भविष्य के लिए जा रहे हैं लॉन्च के लिए, ये भी एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है, इनके बारे में आपको अवेयरनेस होना चाहिए। उसके अलावा आपको बताना होना चाहिए कि अपने जो अदर लॉन्च व्हीकल है जीएसएलवी मार्क 3, जिसको लॉन्च व्हीकल मार्क 3 भी आजकल बोला जाता है, जो चंद्रयान 2 को लेके गया था, वो लास्ट ऐसा व्हीकल था जिसको ऑपरेशनल अनाउंस किया गया था स्पेस एजेंसी द्वारा। तो ये भी आपको बताना चाहिए। उसके बाद एसएसएलवी इकलौता ऐसा व्हीकल है जिसपे ये टेस्टिंग किया जा रहा है। फिर वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल, लिक्विड फ्यूल बेस्ड वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल, फिर सॉलिड स्टेज, ये सब क्या है डिटेल है इस फ्लाइट के बारे में, टेक्निकल फैक्ट्स है। इसके बारे में अगर आपको थोड़ा बहुत अवेयरनेस हो तो सफिशिएंट है। प्लस 450 किलोमीटर सर्कुलर ऑर्बिट पे ले जाएगा अर्थ के, तो वो भी आपको जानकारी होना चाहिए कि लो अर्थ ऑर्बिट के पास लेके जा रहा है। ये सब टेक्निकल फैक्ट्स है। ठीक है, पढ़ के लगेगा काफी कुछ है पर है सिंपल। ठीक है, इसको लॉजिकल तरीके से पढ़िए। पहला, एसएसएलवी क्या है, उसके टेक्निकल फीचर्स क्या है। सेकंड, वो क्या अचीव करने का ट्राई कर रहा है। थर्ड, जेनस वन और आजादी साइट 2 क्या है, इनके की ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। इस तरह से स्ट्रक्चर्ड में पढ़ेंगे, आपको सब रिवाइज हो जाएगा। ये सारे आर्टिकल में हाईलाइट किया हुआ है, आप पढ़ सकते हो। नाउ नॉर्थ स्ट्रीम के बारे में बात किया गया। नॉर्थ स्ट्रीम जो है आपको बता दिया जैसे मैंने, रशिया से जर्मनी तक जाता है मेनली, और वेस्टर्न यूरोप को गैस सप्लाई करता है, नेचुरल गैस। इसके ऊपर जो ब्लास्ट हुआ था लास्ट ईयर, ऐसा एक्सपेक्टेड है कि कोई फोर्स्ड ब्लास्ट होने के बाद लीकेजेस होने स्टार्ट हुए थे उसके अंदर, तो उसके बारे में कॉन्स्पिरेसी डिस्कशन बताया गया है पहले आर्टिकल में। इस आर्टिकल में बताया गया नॉर्थ स्ट्रीम क्या है, तो ये वाला पार्ट आपको पढ़ना जरूरी है, व्हाट इज नॉर्थ स्ट्रीम। सेकंड, आपको इसका सिग्निफिकेंस बताया गया, सिग्निफिकेंस हल्का रीड कर लीजिए, 2 या 3 पॉइंट निकाल लीजिए। अगर सिग्निफिकेंस पूछा तो आप लिख सकते हो खुद से। दिस इज द आइडिया। ये पूरा आर्टिकल है, इससे ज्यादा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर तीसरा, आपको पता हो काफी सारे एप्स और लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स, बेटिंग एप्स को अभी ब्लॉक किया गवर्नमेंट ने अंडर 69A ऑफ आईटी एक्ट। तो आईटी एक्ट 2000 जब आया था, उसके अंदर एक सेक्शन 66A भी था, जिसको श्रेया सिंघल केस में सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल के स्ट्राइक डाउन कर दिया था। पर 69A का भी बात उसमें चला था, पर उसको स्ट्राइक डाउन नहीं किया था। तो उसके बारे में कोर्ट का क्या स्टैंड है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है इंडियन पॉलिटी के हिसाब से, तो ये वाला पार्ट आपको जरूर पढ़ना है। इसमें पॉइंट वाइज दिया है, देखिए फर्स्ट ये पॉइंट है, फिर सेकंड ये पॉइंट है, फिर थर्ड ये पॉइंट है। ये तीनों चारों पॉइंट्स आपको रीड करने हैं, इसको आपको पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग होगा जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। फिर 69 में एक्चुअल प्रोविजंस क्या है उसके बारे में डिटेल दिया, ये भी रीड करना जरूरी है। एंड देन अदर इंस्टेंसेस, ऐसा कब हुआ जब हम लोग ने ब्लॉक्स ऐप को ब्लॉक किया। इससे आपको होलिस्टिक पिक्चर मिल जाएगा कि 69A के जो आईटी एक्ट है वो क्या यूजफुल है, क्या नुकसानदायक रहा। नाउ लास्ट देखिए 2 आर्टिकल है। फर्स्ट आर्टिकल ये है कि पीटी उषा ने राज्यसभा सेशन को चेयर किया। वो एक एक्चुअल में अच्छा मूव है, बिकॉज शी इज अ नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, और उसके बाद वो फर्स्ट नॉमिनेटेड मेंबर है जिन्होंने चेयर किया राज्यसभा के सेशन को। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसको इंडियन पॉलिटी के टर्म में भी आप यूज कर सकते हो, ऐसे एथिक्स सब जगह यूज कर सकते हो इस पॉइंट को आप। फिर सेकंड, एक डेटा है, ये इंटरेस्टिंग डेटा है, सिटीजनशिप के ऊपर है। आर्टिकल 5 to 11 इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप के ऊपर बात कराता है। तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत किस लोगों को सिटीजनशिप दिया जा सकता है, कैसे वो सिटीजनशिप हासिल कर सकता है, एक्वायर कर सकते हैं और लॉस कर सकते हैं, उसके ऊपर डिटेल है। तो इसमें रिनाउंसिएशन के ऊपर है कि कैसे पिछले 12-13 सालों में 16,63,440 लोगों ने इंडियन सिटीजनशिप रिनाउंस किया, मैंने दे दिया। उसमें से 2022 में सिर्फ 2,25,000 लोगों ने रिनाउंस किया, और 1,63,000 लोगों ने 2021 में रिनाउंस किया था। अब मुद्दा ये डेटा समझने का है कि कैसे इंडियन लोग इंडियन सिटीजनशिप छोड़ के दूसरे देश का सिटीजनशिप लेने जा रहे हैं, एक बड़ी बात है ये। उसके बाद 135 देश ऐसे हैं जहां का लोग सिटीजनशिप लेना मंजूर कर रहे हैं इंडियन सिटीजनशिप छोड़ के। तो वहां पे ऐसे क्या अपॉर्चुनिटीज है जहां पे लोग इंडियन सिटीजनशिप छोड़ने को तैयार है, ये भी आपको हल्का अवेयरनेस होना चाहिए। ये डेटा इंपॉर्टेंट है, सिटीजनशिप के टर्म में आप इसको पॉइंट प्लेस कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन ऐसा आता है तो आपको समझ में आएगा अपने पॉइंट प्रेजेंट करने में। इट इज वेरी यूजफुल डेटा। दिस वाज इट। तो यही था आज के न्यूज़पेपर में। आई होप आपको पढ़ के अच्छा लगा हो। इफ यू लाइक द इनिशिएटिव देन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाईलाइटेड पेज पीडीएफ एक्सेस करने के लिए
सिंपली लर्न ऑफिशियल चैनल टेलीग्राम में है, उसको ज्वाइन करें। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।